स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir, visible. गुड मॉर्निंग टू ऑल। वीडियो लेक्चर कितने लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे? जो एज क्विज मैंने ये जो क्विज दिया था एज असाइनमेंट, कितने लोगों ने अटेम्प्ट किया था? किसी ने अटेम्प्ट किया था? किसी ने भी? हेलो? सर हैंड रेज कर दिया है सर। हाँ, हैंड रेज कर हेलो? दिया जिसने जिसने करा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। क्वेश्चन मतलब वीडियो पे ही बेस्ड था, बस मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया था कि आरएल सर्किट ना लेके आरएलसी सर्किट मैंने ले लिया। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन में डिफरेंस है नहीं। तो क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये सर्किट मैंने दिया हुआ था। ठीक है, सर्किट में 3 वोल्ट मीटर मैंने यूज कर रखा है। ये 3 वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है वो क्या है, सेम है। यानी मैंने ये बोल दिया कि V1 V2 और V3 की रीडिंग सेम आ रही है, वो 100 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो ये चीज हो गई। बस ये डाटा आपको क्वेश्चन में गिवन था और आपसे ये पूछा जा रहा था कि फाइंड द सोर्स पावर फैक्टर, यानी इनपुट पावर फैक्टर बताइए। भैया, जबकि जो गेट में क्वेश्चन आया था उसमें सिंपली क्या पूछा था, लोड का पावर फैक्टर आपसे पूछ लिया था और ये तीनों वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको दे दी गई थी। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है? अप्रोच करने के लिए जब भी सीरीज सर्किट हो तो सीरीज सर्किट में हमें क्या होता है कि करंट सब में क्या होगा, सेम फ्लो होगा। तो कभी भी अगर आरएलसी का क्वेश्चन आता है, स्टेडी स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो हमेशा हमें एसी सर्किट यानी एसी सर्किट पे ही फोकस करना चाहिए, यानी फेजर टर्म पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर में जो इफेक्ट होता है करंट का, वो लैगिंग एज वेल एज लीडिंग, ये दोनों होता है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 3 वोल्ट मीटर की रीडिंग दी गई है। हमें क्या करना है, जैसा मैंने बताया था वीडियो लेक्चर में भी मैंने ये चीज बताई थी, हमें क्या करना है, आई को एज अ रेफरेंस लेना है। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए माइक अपना, कागज। माइक अनम्यूट करके बंद। केशव, ठीक है, तो आई को हमें रेफरेंस लेना होता है। रेफरेंस लेने के बाद हमें क्या करना होता है, बाकी सारे वैल्यूज का फेजर उसी हिसाब से हमें ड्रॉ करना होता है। आई को हमने रेफरेंस ले लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है V2 की रीडिंग पता है, हमें V3 की रीडिंग पता है। और यहाँ पे जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो केवीएल अप्लाई करेंगे तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, ऑब्वियस सी बात है, V2 प्लस V3 के बराबर आएगा, यानी फेजर सम ऑफ V2 एंड V3 इज इक्वल टू द V1। तो अगर हम यहाँ पे फेजर को ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करें कि इसका फेज क्या बनने वाला है, तो हम सबसे पहले देखो V2 और V3 का फेजर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद V2 और V3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो आपका क्या हो जाना है, V3 के बराबर हो जाना है। दिमाग में यही होना चाहिए। V2 का फेजर ड्रॉ करें हम तो यहाँ पे क्या देखना है, प्योर इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V2 है। क्लियर? और प्योर इंडक्टर में, इन इंडक्टर, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो इंडक्टर में करंट क्या होता है, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री लैग करता है। क्लियर? तो करंट 90 डिग्री लैग करने का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज लीड बाय 90 डिग्री। वोल्टेज जो होगा वो 90 डिग्री से लीड करेगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू करंट। ये चीज तो बेसिक चीजें हैं, ये तो पता ही होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो आई से लीड करता हुआ हम क्या बनाएंगे, V2 का फेजर। आई से लीड करता हुआ हमें V2 का फेजर बनाना है जो 90 डिग्री उससे V2 का फेजर। ठीक है, अब हम आते हैं V3 पे। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरसी सर्किट दिया हुआ है तो क्या करे क्या ना करे। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एक कैपेसिटिव नेटवर्क में या एक कैपेसिटर अगर गिवन है
तो कैपेसिटर में क्या होता है, अगर हम करंट का नेचर देखते हैं कैपेसिटर में, तो क्या होता है, करंट आपका वोल्टेज से लीड करता है एक कैपेसिटर में। क्लियर। अगर यही आरसी सर्किट हो जाएगा तो आरसी सर्किट में क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो करंट से 90 डिग्री लैग कर रहा है प्योर कैपेसिटेंस का क्रॉस का वोल्टेज, अगर आरसी सर्किट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यही आई होगी, लेकिन जो लैगिंग एंगल होगा वो 90 डिग्री ना होके, अगर ये मानो वीआरसी के क्रॉस वोल्टेज निकालना है तो 90 डिग्री ना होके सम एंगल फाई से वो लैग कर जाएगा वोल्टेज। क्लियर। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए कि प्योर कैपेसिटर में क्या होता है, प्योर कैपेसिटर में तो 90 डिग्री लैग करता है, लेकिन आरसी नेटवर्क में क्या हो जाएगा, आरसी नेटवर्क में आपका जो वोल्टेज है वो लैग करेगा, लैग बिहाइंड करेंट बाय सम एंगल फाइव। क्लियर, किसी एंगल से वो क्या करेगा, लैग करेगा। ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या है, V3 का मैग्नीट्यूड क्या है, V2 के बराबर ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली आई से लैग करता हुआ हमें बना देना है V3। ये मेरा हो गया V3 जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। क्लियर, ये एंगल मैंने मान लिया फाइव। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट V1 के बराबर हो जाएगा। यानी V2 प्लस V3, पैरेललोग्राम थ्योरम से हमें क्या कर देना है, एक पैरेललोग्राम बनाना है। हमने क्या किया, V3 के पैरेलल लाइन यहाँ की थी, V2 के पैरेलल लाइन यहाँ की थी, पैरेललोग्राम बन गया, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा ऑब्वियस सी बात है वो V1 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। ठीक है, तो ये हमने फेजर डायग्राम बना लिया, कुछ है नहीं इसमें। तो पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो वैल्यूज आपको पता है और दोनों के बीच का एंगल पता है तो आप रिजल्टेंट सीधे सीधे निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे V2 और V3 के बीच का एंगल कितना है, 90 प्लस फाइव के बराबर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो एंगल आ रहा है, ये एंगल, ये टोटल एंगल क्या है, 90 प्लस फाइव के बराबर, यानी दोनों के बीच का एंगल हमको पता है। तो हमने क्या पढ़ रखा है, V1 स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ V2 V3 कॉस जो भी एंगल आए, एंगल कितना आ रहा है, ये 90 प्लस फाइव। ठीक है, तो 90 प्लस फाइव एंगल आ रहा है, तो V2 और V3 के बीच का एंगल 90 प्लस फाइव है। पैरेललोग्राम थ्योरम से ये चीज हम निकाल लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो V1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर प्लस V3 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ V2 V3 साइन फाइव, क्योंकि कॉस 90 प्लस फाइव मतलब क्या आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसाइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो कॉस 90 प्लस फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन फाइव के बराबर। क्लियर। तो ये चीज हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ से हमें साइन फाइव की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्वेश्चन को आसान ही करके दे दिया था कि मैग्नीट्यूड मैंने सबका सेम दे दिया, सबका जब मैग्नीट्यूड मैंने सेम दे दिया है तो क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 100 स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 100 इंटू 100 इंटू साइन फाइव। क्लियर। ठीक है, 100 स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, 2 इंटू 100 स्क्वायर साइन फाइव इक्वल टू 100 स्क्वायर। क्लियर। तो साइन फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। साइन फाइव आपका 1/2 आ गया, तो कॉस फाइव की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3/2। क्लियर। ठीक है, लेकिन मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट किया था यहाँ पे, थोड़ा सा इसलिए किया था कि कॉस फाइव की वैल्यू चलो ठीक है आप निकाल ली, √3/2 यानी 0.867 आ गया। क्लियर। मैंने सोर्स का पावर फैक्टर पूछा था, ना कि लोड का पावर फैक्टर। क्लियर। ये जो फाई है, Vc क्या है, लोड के अक्रॉस का वोल्टेज है, और ये जो फाई एंगल हमने निकाला है वो क्या है, लोड का पावर एंगल है। अगर हमें सोर्स का पावर फैक्टर एंगल निकालना है तो हमें किस पे फोकस करने का पड़ेगा, V1 और I के बीच का एंगल पे। तो V1 और I के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, V1 और I के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, एनीवन, V1 और I के बीच का एंगल क्या होगा, कोई बताओ, जन्मेजय, जन्मेजय, सर साई अज्यूम कर सर साई अज्यूम कर लीजिए। एज्यूम कर लें, 90 - 5 सर। -5। अच्छा, और कुछ, और किसी का कोई इनपुट, और किसी का कोई इनपुट,
देखो हम ज्योमेट्री से भी एंगल सीधे सीधे बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर तुम यहाँ पे देखोगे ना, तो ये जो, मान लो इसको ओ ले लिया मैंने, इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया और इसको सी ले लिया। तो ओ ए सी जो दिख रहा है तुमको ना, ओ ए की वैल्यू क्या है, ओ सी के बराबर है। क्लियर? ओ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, भले ना हो बराबर, लेकिन ओ ए की मैग्नीट्यूड क्या है, ओ सी के बराबर है। क्लियर? और ये कॉमन लाइन है, तो ये दोनों ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्लियर? वैसे भी क्या होंगे, ये आइसोसियल ट्रायंगल होंगे। ये एंगल की वैल्यू और ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। जब ये एंगल बराबर होगा तो ये एंगल भी आपका बराबर आएगा, इसकी वैल्यू पाई आएगी। ये अभी हम वैसे भी निकाल लेते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको ज्योमेट्री से भी इसको सीधे सीधे सॉल्व कर सकते थे। ये एंगल अगर फाई है तो ये एंगल भी फाई आएगा, क्योंकि ट्रायंगल ओ ए बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी। क्लियर? एक तरीका ये भी है कि ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू, जैसा हम हाई स्कूल में नहीं करते थे, सिमिलर टू ट्रायंगल ओ बी सी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी के बराबर, जो क्या हो जाएगा, फाई के बराबर ही आ जाएगा। एक तरीका तो ये है इसको करने का। दूसरा तरीका अब हम डिस्कस करते हैं कि दूसरे तरीके से हम कैसे इसको निकालेंगे। वो तरीका मैंने वीडियो में भी बताया था कि कैसे हम निकालते हैं इसको। ठीक है, ओके, निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस एंगल को मैंने मान लिया साई। ठीक है, जब इस एंगल को साई मान लिया, तो इस कंपोनेंट का, यानी कंपोनेंट ओ ए का एक कंपोनेंट आएगा ओबी। ओबी की अगर मैं बात करूं तो ओबी की वैल्यू क्या लिख सकता हूं मैं, ओ ए कॉस साई। ओबी को लिख सकता हूं मैं ओ ए कॉस साई, और यही वैल्यू क्या हो जाएगी, ओसी कॉस फाई के बराबर भी होगी। अगर मैं ओसी का कंपोनेंट लूं तो क्या हो जाएगा, ओसी कॉस फाई हो जाएगा, तो यही क्या होगा, ओसी कॉस फाई के बराबर भी होगा। क्लियर? ठीक है, वैल्यू मैं पुट कर दूं, ओ ए की वैल्यू क्या है मेरी, V1, V1 कॉस साई की वैल्यू, ओसी की वैल्यू क्या है मेरी, V3, V3 कॉस फाई के बराबर होगी। और V1 और V3 की वैल्यू सेम है, तो V1 और V3 एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, यानी कॉस साई की वैल्यू कॉस फाई के बराबर हो जाएगी, यानी 0.867 इज द आंसर। बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ भी आने के बाद, इतना सब निकालने के बाद भी गलती कर देते हैं। क्यों गलती होती है, उसका भी रीजन है। अगर मैं लोड पावर फैक्टर पूछता तो ये क्या होता है मेरा, लीडिंग पावर फैक्टर होता है, क्योंकि करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है। लेकिन मैंने सोर्स पावर फैक्टर पूछा है, तो यहाँ पे V1 से क्या हो रहा है, आई। अगर मैं साई की बात करूं तो V1 से आई क्या हो रहा है, साई एंगल लैग कर रहा है, तो इसलिए आंसर जो होगा वो 0.867 पावर फैक्टर लैगिंग। सोर्स पावर फैक्टर क्या होगा यहाँ पे, 0.867 पावर फैक्टर लैगिंग। अगर यही मैं पूछता कि लोड पावर फैक्टर क्या होगा, तो लोड पावर फैक्टर क्या होता है, एनीवन, लोड पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, समीर, समीर, जी सर, सुशील यही यादव, होती। सुशील यादव। सर ये V3 जो है उसके अक्रॉस, मतलब V3 और I के जो वो होता है सर एंगल फाई। हाँ, तो फाई एंगल और साई एंगल दोनों सेम ही है ना, तो क्या लोड पावर फैक्टर भी 0.867 पावर फैक्टर लैगिंग होता है, सर लीडिंग होता है इसमें, इस केस लीडिंग। में। गुड। देखो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये तुम्हारा क्या होता है, लीडिंग। यहाँ पे आई लीड कर रहा है। क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम किया जाता है कि आपको देखना है कि लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। वो फेजर से आपको मिल सकता है और कहीं से नहीं मिल सकता। क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, हुआ होगा कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ज्योमेट्रिकल अप्रोच अपनी जगह है। आप चाहें तो जो स्टैटिक एंड डायनेमिक्स में करते थे कि कंपोनेंट से ब्रेक करके आप कंपोनेंट को इक्वल शो करके उसके बाद निकालें। ठीक है, दोनों तरीके आपके पास अवेलेबल है, जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है? हेलो, कितने लोगों ने सही किया इसको? जन्मेजय,
सुशील सर गलत हो सुशील वहाँ यस स्टार्टिंग सर में सही गड़बड़ हो है गई थी। 0.6867 लैगिंग ही हो गया मेरा। क्या लैगिंग है? तब तो सही है। और किसी ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है? श्रुति, आशना, आशना सर लैगिंग है। रॉन्ग हो गया। क्या गलत हुआ? था उस समय तो मैंने हाँ? तो वो लैगिंग लीड वाला नहीं आ था मेरा समझ में, मतलब लैग हो गई लीड हो। अच्छा, तो वीडियो देखा था जो मैंने डाल रखा था? हाँ नहीं। आता था। सर लैगिंग होगा ना ये? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। सोर्स पावर फैक्टर पूछा है ना क्वेश्चन में। यस सर, सोर्स यस सर। पावर फैक्टर क्या होगा? 0.7 लैगिंग। लीडिंग पावर फैक्टर नहीं पूछा था मैंने, सोर्स पावर फैक्टर पूछा था। जानबूझ के पूछा था कि जनरली क्वेश्चन में लोड पावर फैक्टर ही पूछता है, तो जल्दी जल्दी में लोग वही करके चले आते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इज द 0.867 पावर फैक्टर लैगिंग। क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या किया था मैंने कि थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था। जो वीडियो मतलब जो गेट का क्वेश्चन था उसमें लोड के रेजिस्टेंस के बारे में दे दिया था, जबकि मैंने क्या किया इसमें, मैंने बोल दिया कि एक्सएल की वैल्यू 5 ओम है। एक्सएल की वैल्यू 5 ओम है तो लोड कितना पावर कंज्यूम कर रहा है आपको ये बताना। क्लियर? तो ये चीज तो दिमाग में आपके आ ही जाना चाहिए कि क्या है यहाँ पे कि सब में करंट सेम फ्लो हो रहा है, तो हम अगर करंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम सीधे सीधे सारी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? कैलकुलेट करंट। क्लियर? और हाँ, डाटा के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करना होता है। आपने cos फाई की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। cos फाई कितना आ रहा है? 0.867। तो पीएल की वैल्यू आपने क्या पढ़ रखी है? VI cos फाई। अगर हम बात करें पावर फैक्टर, अगर आपको पता है, करंट पता है, आपको वोल्टेज पता है लोड के अक्रॉस, तो क्या हो जाएगा? एक्टिव पावर VI cos फाई। और लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना था? V3। लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V3। तो ऑब्वियस सी बात है, पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा? V3I cos फाई के बराबर। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर होनी चाहिए कभी भी किसी ऐसी सर्किट में कि एक्टिव पावर क्या होता है, वो VI cos फाई होता है। और V का मतलब क्या हो गया? उस लोड के अक्रॉस का वोल्टेज। तो हमें यहाँ पे नोन वैल्यूज क्या क्या है? V3 और cos फाई आपको पता है, आपको निकालना क्या है? I की वैल्यू। और I की वैल्यू निकालने के लिए एक्सेल दे दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू एक्सएल, मैग्नीट्यूड ही तो होगा, तो V2 की वैल्यू क्या होगी? I इंटू एक्सएल के बराबर। और यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी? V2 बाई एक्सएल, यानी 100/5, यानी 20 एम्पियर। क्लियर? यानी करंट हमें कितना मिल गया? यहाँ पे करंट कितना मिल गया हमें? 20 एम्पियर के बराबर। करंट का मैग्नीट्यूड हमें क्या मिल गया? 20 एम्पियर के बराबर। हमें क्या निकालना है? पीएल। तो पीएल हम सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? V3 की वैल्यू 100 इंटू आई इंटू cos फाई की वैल्यू 0.867। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 1732 वाट। कितने लोगों का सही था ये? कितने लोगों ने सही किया इसको? बोल सकते हो, बोलो। सही है किसी का कि नहीं? यस सर सुशील, सही है, यस सर सही है, 1732। जन्मेजय, यस जन्मेजय। सर, सही है। यस नो सर। सर ये गलत हो गया था वाला क्वेश्चन। हेलो हेलो अच्छा अच्छा, आपका? सर आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आ गई आ गई। आपना? सही था। श्रुति? हाँ सही था। पहला वाला श्रुति तुम्हारा? ठीक है, तो कभी भी अगर आपसे पावर पूछे तो आप जो आपके पास डाटा अवेलेबल हो उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। कई लोग क्या है, शुरू हो जाते हैं PL इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू RL से। अब आई स्क्वायर RL कैसे कर सकते हो जब RL की वैल्यू नहीं दी गई है आपको? ठीक है, ये चीज ध्यान रखना होगा। मान लो अगर मैंने V3 को रिप्रेजेंट करना है, फेजर तो हमने बना लिया है। फेजर हमारा क्या है? ये मेरा फेजर है। अगर मुझे V3 को रिप्रेजेंट करना है फाई के टर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा इसको? V3 cos फाई और माइनस J V3 sin फाई, यही लिखूंगा ना मैं? देखो यहाँ पे
अगर मैं V3 को कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो ये क्या आएगा, V3 का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में और एक वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वाई डायरेक्शन में वर्टिकली डाउनवर्ड। ये क्या आएगा -V3 sin फाई और ये क्या होगा V3 cos फाई। तो उसको मैंने ऐसे लिख दिया। हेलो हेलो ठीक। हाँ हेलो, सर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। क्या बेटा? सर स्क्रीन फ्रीज हो गई थी। अब विजिबल है? यस सर, अब विजिबल है। यस सर। मैं ये कह रहा हूँ कि V3 को अगर हम दो कंपोनेंट, अगर इसको समझना है ना दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं। वैसे तो VI cos फाई आपको क्लियर होना चाहिए लॉजिक कि एक्टिव पावर VI cos फाई होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट कर लेना। अगर मैं V3 को कंपोनेंट में ब्रेक करूं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा V3 cos फाई, क्लियर। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा V3 sin फाई, लेकिन डायरेक्शन क्या है निगेटिव रियल इमेजिनरी एक्सिस पे यानी -J एक्सिस पे। तो ये क्या हो जाएगा -J V3 sin फाई। यानी अगर मैं V3 को कॉम्प्लेक्स डोमेन में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे V3 cos फाई -J V3 sin फाई के बराबर। और ये क्या है तुम्हारा रियल पार्ट और ये तुम्हारा क्या है इमेजिनरी पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो रियल पार्ट होगा वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज होगा, प्लस जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो किसके अक्रॉस का वोल्टेज होगा कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। तो आप चाहो तो यहां से भी निकाल सकते थे कि VR की वैल्यू जो आएगी वो V3 cos फाई आएगी यानी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज, और इसमें हमने करंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा क्या मिल जाएगा एक्टिव पावर जो कंज्यूम होगा वो मिल जाएगा यानी V3I cos फाई। सेम चीज निकल के आएगी, कुछ अलग नहीं आएगा। क्लियर? तो V3I cos फाई आप सीधे सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको बस आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो जो आपने जो डाटा दिया हुआ है उससे निकाल ही लिया है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोड पावर फैक्टर क्या होगा। तो लोड पावर फैक्टर ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया है। cos फाई की वैल्यू कितनी आई है 0.867। बट ये लोड पावर फैक्टर नेचर का क्या होगा लीडिंग। ये चीज ध्यान रखना है, लीडिंग है या लैगिंग है ये चीज हमें नहीं भूलना। क्लियर? हेलो, क्लियर बच्चों? जी सर। कोई डाउट है इसमें? हाँ बोलो, बोलो बेटा। हेलो, किसी कोई डाउट है इसमें? कभी कभी सोर्स पावर फैक्टर की जगह पे इनपुट पावर फैक्टर भी आपसे पूछ लेता है। अच्छा मैं अगर पूछूं यहाँ पे एक्टिव पावर जनरेटेड बाय सोर्स ये क्या होगा, एक क्वेश्चन और मैं पुट करता हूँ। एक्टिव पावर जनरेटेड बाय सोर्स या पावर जनरेटेड बाय सोर्स इन व्हाट, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। रीडिंग पे आपको यूनिट पे जरूर ध्यान देना। अगर वॉट में पूछ लिया मतलब एक्टिव पावर ही आपसे पूछा जा रहा है। क्या होगा ये, कौन बताएगा? सर V1I एक्टिव पावर, cos साई, हाँ सर V1I cos साई। यानी कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं सर हो जाएगी, वो तो आ जाएगी। V1 भी दिया है, I भी पता है, cos साई भी पता है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी तुमने देखो यहाँ पे सर्किट को ध्यान से देखा करो। यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। देखो यहाँ पे अगर इस सर्किट को तुम ध्यान से देखो तो केवल और केवल एक रेजिस्टेंस है जो कि एक्टिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी दोनों क्या है रिएक्टिव पावर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी अगर तुमने लोड में जो पावर कंजप्शन निकाल लिया है वो पावर कंजप्शन क्या होगा ऑब्वियसली जो सोर्स एक्टिव पावर जनरेट करेगा उसके बराबर होगा, क्योंकि बीच में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है जहां पे पावर लॉस हो रहा हो। क्लियर है? कॉन्सेप्ट यस क्लियर सर। है जो मैं बता रहा हूँ? देखो यहाँ पे तुमने लोड का पावर कंजप्शन निकाल लिया है, कहीं बीच में सर्किट में ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस आ रहा हो जहां पे पावर लॉस हो रहा हो आपका। यानी जितना एक्टिव पावर सोर्स जनरेट करेगा वही एक्टिव पावर कंज्यूम बाय द लोड हो जाएगा। यानी सिस्टम है इसकी एफिशिएंसी क्या होगी 100% एफिशिएंसी होगी। क्लियर? तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं निकालने की तो क्या मुझे एक्टिव पावर जनरेटेड बाय सोर्स इन वॉट कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि आपका जो इनपुट एक्टिव पावर होगा
वो क्या होगा, जो लोड कंज्यूम कर रहा है पावर, कंज्यूम करने का मतलब एक्टिव पावर कौन सा कंज्यूम कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है एक्टिव पावर, ऑब्वियस सी बात है कौन एज्यूम कर रहा है, रेजिस्टेंस। और वो V3I कॉस ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो। अगर आपको निकालना है तो आप निकाल भी सकते हो क्योंकि आपके पास सारा डाटा अवेलेबल है। तो V1I इंटू कॉस साई के बराबर, कॉस फाई की वैल्यू कॉस साई के बराबर है, आई आपका आई के बराबर, V3 क्या है आपका V1 के बराबर है, तो सेम वैल्यू फिर से आ जाएगी 1732 वाट। तो कभी कभी क्या होता है ना, मेन क्या होता है कि आपको टाइम बैलेंस करना है, आपको कम से कम समय में क्वेश्चन को क्रैक करना है और निकालना है। तो वो तभी आ पाता है जब आप प्रैक्टिस करते हो, बिना प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं हो सकता। अब मैंने यहाँ पे आपसे पूछा एक्टिव पावर जनरेटेड बाय सोर्स इन वॉट बताओ, तो यहाँ पे कई लोग V1I कॉस साई के पे फोकस होने लगे, लेकिन क्या हमें उस पर फोकस होना चाहिए था जब हमने लोड में कंज्यूम पावर निकाल लिया है और केवल एक रेजिस्टेंस है सर्किट में, वो भी लोड के पास है, और कहीं पावर लॉस का टर्म आएगा ही नहीं। क्लियर, क्लियर सबको ये चीज, हेलो बच्चों, क्लियर है चीज। यस सर। यस सर, क्लियर है। अब मुझे बताओ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, अगर मैं इफ वोल्टमीटर attached across capacitor, then what is the reading of voltage, voltmeter? चलो बताओ फटाफट, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, कौन बताएगा। अभी हमने ये सब चीजें भी डिस्कस की हैं, आप चाहो तो सीधे भी बता सकते हो, आप चाहो तो कैलकुलेट करके बता दो। -V3 sin5। देखो वोल्टमीटर रीडिंग देता है, वो निगेटिव रीडिंग नहीं देगा, ठीक है ना। वोल्टमीटर देखा है ना तुमने, और यस वोल्टमीटर सर। अगर हम लगा रहे हैं तो वो रीडिंग क्या देगा, पॉजिटिव रीडिंग ही देगा। बिल्कुल सही बोला तुमने, V3 माइनस ये V3 साइन फाई है, यानी VC की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं निकालूं यहाँ पे तो VC की वैल्यू क्या होगी, V3 साइन फाई के बराबर हो जाना। तो ऑब्वियस सी बात है कि वोल्टमीटर की जो रीडिंग आएगी वो V3 साइन फाई होगा। V3 साइन फाई का मतलब क्या हो गया, VC की वैल्यू कितनी है 100, साइन फाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1/2, यही होगा ना, साइन फाई 1/2 ही निकाला था हमने, फाई की वैल्यू 30 डिग्री निकाली थी, ये वैल्यू कितनी आ गई 50 वोल्ट। क्लियर। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आर के अक्रॉस क्या हो जाएगा, ये V3 कॉस फाई, cos5, यस तो सर। क्या हो जाएगा 100 इंटू √3/2 यानी 50√3 वोल्ट। तो सबको पता है कि अगर V3 की वैल्यू निकालनी है हमें तो क्या करना पड़ेगा, VR² प्लस VC² के बराबर लेना पड़ेगा, क्योंकि VR और VC दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ये तो आपने पढ़ा ही है ना, RC सर्किट में या RL सर्किट में, किसी में भी। क्लियर। वैसे भी तुम यहाँ पे देखो VC² प्लस VR² करो क्या आ जाएगा, V3² के बराबर आ जाएगा, क्योंकि sin² प्लस cos² फाई की वैल्यू 1 आ जानी है। तो कई सारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अगर आपको VR पता चल चुका है तो सिंपली √VP² माइनस VR² कर दो। अगर आपको VR पता चल चुका था तो आप VP² माइनस VR² भी कर सकते थे। आपको एंगल फाई पता है तो इसको हाइजेंटल और वर्टिकल कंपोनेंट में भी तोड़ सकते थे। रियल पार्ट मतलब प्योर रेजिस्टिव पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मतलब प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव पार्ट, वो डिपेंड करता है कि आपका लोड क्या है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को कितने तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, कितने तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो चीज क्लियर होना चाहिए। और वो चीज तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर। हेलो बच्चों, जी सर। यस सर। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो पूछो इसमें, इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट बन रहा हो, ये लैगिंग लीडिंग का कॉन्सेप्ट जो है अभी भी अगर क्लियर ना हो रहा हो तो प्लीज आस्क मी।
किसी कोई डाउट नहीं है? हेलो, फेजर डायग्राम एक बार फिर से बता दीजिएगा इसका। ये जगह अगर हम फिर से बताऊं, ध्यान दो यहाँ पे। कभी भी सीरीज सर्किट में अगर आपको फेजर ड्रॉ करना है, उस कंडीशन में आपको हमेशा करंट को एज अ रेफरेंस चूज करना है। ऐसे ही अगर पैरेलल सर्किट हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? वोल्टेज को एज अ रेफरेंस सर्किट चूज करेंगे, रेफरेंस एलिमेंट चूज करेंगे। यहाँ पे मैंने आई को एज अ रेफरेंस ले लिया। फिर जब मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मैंने क्या देखा कि आपको क्या पता है, यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर पता है, और प्योर इंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज 90 डिग्री लीड करता है। क्लियर? प्योर कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होता है, करंट से 90 डिग्री लैग करता है। क्लियर? ठीक है, तो ये दो चीजें डिस्कस हुई थी। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि V2 को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो V2 क्या होगा, यहाँ पे प्योर इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। प्योर इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा, अगर मान लो इसमें मुझे करंट आई पता है और इसके क्रॉस मुझे वोल्टेज V2 निकालना है, तो V2 की वैल्यू क्या होती है, जे आई इंटू एक्सएल के बराबर। यही पढ़ा है ना हमने। जे का मतलब क्या होता है, करंट से 90 डिग्री लीड करना। ठीक है, तो करंट का जो भी फेजर बन रहा हो, जे का मतलब होता है प्लस, जे का मतलब उससे 90 डिग्री लीड करना। सिमिलरली अगर मुझे मान लो अगर यही आरएल सर्किट होता, तो आरएल सर्किट में क्या होता, अगर ये V2 है तो आरएल सर्किट में क्या होता, अगर ये करंट आई फ्लो हो रहा है तो आरएल सर्किट में सिंपली क्या हो जाता, किसी पर्टिकुलर एंगल से वो लीड करता है। यानी यहाँ पे कहीं V2 का फेजर है, एक फाई एंगल से वो लीड करता है। ये प्योर इंडक्टर में तो 90 डिग्री लीड करता है, लेकिन आरएल के केस में ये ऐसे करता है। सिमिलरली अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं, कैपेसिटर में मुझे करंट पता है कि आई है, और इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने मान लिया कि ये VC है, तो VC की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, आई इंटू 1/j⍵c। यही पढ़ा है ना हमने। ये क्या हो जाएगा, VC इक्वल टू माइनस जे आई इंटू 1/ω। यानी आई के फेजर से माइनस जे का मतलब ये हो गया कि उससे 90 डिग्री लैग करना। यानी जो भी आई का फेजर आ रहा है उससे 90 डिग्री लैग करता हुआ आपको VC का फेजर मिल जाए। ये है लॉजिक। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं RC की बात कर लूं, अगर ये मैंने VC मान लिया, तो जब RC की बात करूंगा मैं, तो क्या हो जाएगा, जो 90 डिग्री से लैग कर रहा था वो किसी पर्टिकुलर एंगल से लैग करेगा, V3। ठीक है, तो ये चीज आपको बेसिक चीजें हैं, ये चीज तो क्लियर रहनी चाहिए। ये बना लिया मैंने फेजर V2 का। सिमिलरली फेजर किसका बनाऊंगा मैं, RC के पास जो वोल्टेज है वो V3 है, और वो किसी पर्टिकुलर एंगल से लैग करेगा, तो उसका फेजर मैं बनाने जा रहा हूँ। तो वो करंट से लैग करेगा। करंट से लैग करने का मतलब क्या हो गया, एक एंगल से वो करंट से लैग कर रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, V3 के बराबर। क्लियर? मुझे अब ड्रॉ करना है V2 और V3 का सम निकालना है, तो V2 और V3 का सम क्या है, V1 के बराबर है। अगर मैं KVL लगाऊंगा तो क्या आएगा, V2 प्लस V3 के बराबर है। क्लियर? ठीक है, क्योंकि जब आप KVL लगाओगे तो सर्किट जो आपका ये है, आप सर्किट ध्यान से देखो, आपको भी पता है करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। ठीक है, ये आपका सोर्स है। तो जब मैं इसमें KVL लगाऊंगा तो क्या निकलेगा, V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। यानी V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 प्लस V3 के बराबर। ये तो मैंने KVL लगा दिया इसमें। तो KVL लगाने के बाद आपको क्या बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है इसका। तो मुझे बनाना है V1, जो कि V2 और V3 का सम आएगा। तो पैरेललोग्राम थ्योरम सबने पढ़ रखा है। पैरेललोग्राम थ्योरम में क्या होता है, सिंपली हम V2 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं और V1 के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये मैंने V3 के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया और V2 के पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कर दिया। ये दोनों लाइनें ड्रॉ कर दी। और पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहता है, जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, ये जो रिजल्टेंट आता है वो क्या होता है, V2 प्लस V3 सम होता है। वो ऐसे भी बता सकते हो, ये V3 है और ये क्या है आपका, ये V3 है ना,
ये आपका V3 हो गया, और ये वैल्यू क्या आपकी, ये V2 के बराबर ही तो है। यस सर। V3 प्लस V2 इक्वल टू क्या आ गया, V1 के बराबर आ गया, और वो पैरेललोग्राम थ्योरम यूज करते हैं और इजीली उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये एंगल फाई है, क्लियर, और ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस फाई, और पैरेललोग्राम थ्योरम वाला फॉर्मूला यूज करके हम सीधे सीधे वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये एंगल निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, साई मान लिया, ये आपका रिजल्टेंट है ना, तो पहले इसको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में ब्रेक करो। ये सब आपने पैरेललोग्राम थ्योरम जो पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा वहां पे, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ा होगा। तो ये V3 cos फाई आ गया और ये V1 cos साई हो गया, तो V1 cos साई की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू V3 cos फाई, ये रिजल्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो V1 अगर V1 का मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लाऊं तो V1 cos साई आएगा, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर होनी चाहिए। तो V3 का अगर तुम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो ये आएगा तुम्हारा V3 cos फाई, ये आएगा तुम्हारा V3 sin फाई, क्लियर। तो V1 cos साई की वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू V3 cos फाई हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं V1 का वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में बात करूं तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, यही आएगा ना, इसकी वैल्यू क्या होगी V1 sin साई। अगर मुझे V1 sin साई की वैल्यू निकालनी है तो V1 sin साई की वैल्यू क्या होगी, बाकी दोनों कंपोनेंट के रिजल्टेंट के बराबर होगी। बाकी दोनों कंपोनेंट क्या है, एक तो पॉजिटिव वे में V2 है और निगेटिव वे में यानी निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस पे वाई डायरेक्शन में V3 sin फाई है। तो V2 में से अगर V3 sin फाई आप माइनस करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, V1 sin साई की वैल्यू मिलेगी। यानी V2 में से आपने V3 sin फाई को माइनस कर दिया और आपको क्या मिल गया यहाँ पे, V1 sin साई के यानी रिजल्टेंट के बराबर। इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में आप ब्रेक करते ही थे, जब आपने स्टैटिक एंड डायनेमिक्स भी पढ़ा होगा, जब आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो वहां भी देखा होगा आपने, तभी तो आप tan साई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। हेलो, यस सर। अभी में डाउट है? सर ये जो रेफरेंस लाइन लेते हैं, कभी करंट लेते हैं और वोल्टेज लेते हैं, सर ये किस केस में लेते हैं? मैंने क्या बताया तुमको कि जब सीरीज सर्किट होगी तो सब एलिमेंट में करंट सेम है। जब सब एलिमेंट में करंट सेम है तो आप किसको रेफरेंस लेंगे, करंट को। करंट को। जब पैरेलल सर्किट होगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, तो वोल्टेज सेम रहेगी सर तो वोल्टेज का इसके सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगी तो उस केस में आप वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे, ओके सर। ठीक है। अभी भी किसी को डाउट है कोई? देखो क्वेश्चन कैसे कैसे लैंग्वेज में पिरोया जा सकता है, मेन मायने वो रखता है। मैं तुम लोग कभी ये मत सोचना कि जो मैं वीडियो में बताता हूँ, जो प्रीवियस ईयर का गेट का क्वेश्चन होता है उसको लेके मैं लॉजिकली चीजों को चलता हूँ तो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दूंगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन तो देता हूँ मैं, लेकिन बस थोड़ा सा लैंग्वेज में ट्विस्ट रहता है, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। उससे आसान वैल्यू भी देता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि उससे टफ वैल्यू देता हूँ। अब जैसा अभी कौन बोल रहा था ये, हेलो, अभी कौन डिस्कस कर रहा था, सिराज? सर उज्जवल। हाँ उज्जवल। हाँ उज्जवल। एक पैरेलल का क्वेश्चन मैं लेता हूँ, ऐसे ही देखते हैं क्वेश्चन में। तो पहला सर्किट है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने सबके सीरीज में एक अमीटर लगा रखा है, तो रीडिंग कुछ ऐसी आ रही है। ये आपका I1 हो गया, क्लियर, ये आपका I2 हो गया और ये आपका I3 हो गया, क्लियर। ये आपका R, ये आपका RL और ये आपका, ठीक है, क्लियर। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोड पावर फैक्टर की वैल्यू बताइए। क्वेश्चन 1 में इसमें पुट कर रहा हूँ, फाइंड लोड पावर फैक्टर, ठीक है। और इस केस में I1, I2 और I3 की रीडिंग आपको दी गई है। मैंने मान लिया कि I1 इक्वल टू 10 एम्पियर दिया हुआ है, I2 इक्वल टू
4 एम्पियर है और I3 की वैल्यू ऐसे ही एज्यूम कर लिया मैंने 6 एम्पियर, चलो एज्यूम कर लिया। ठीक है, ये बस हमने एज्यूम किया हुआ है। अब देखते हैं आंसर क्या आता है इससे। तो लोड पावर फैक्टर हमने निकालना है और ये अमीटर की रीडिंग दी गई है। क्लियर। अब मुझे अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करना है तो कैसे अप्रोच करना है उज्जवल? सर फेजर की हेल्प लेंगे। फेजर की हेल्प तो लेंगे, लेकिन कैसे अप्रोच करेंगे? वोल्टेज को सर रेफरेंस लाइन लेंगे इसमें। देखो यहाँ पे आर, आर एल, सी तीनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे हमें रेफरेंस किसको लेना पड़ेगा? रेफरेंस किसको लेना पड़ेगा? वोल्टेज। वोल्टेज। तो ये मैंने मान लिया कि सबके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? V है, चाहे वो करंट सोर्स के अक्रॉस हो, चाहे वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो या कैपेसिटर के अक्रॉस हो। क्लियर। तो वोल्टेज को हमने रेफरेंस ले लिया, क्यों? क्योंकि सबके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। क्लियर। ठीक है, अब हम बात करेंगे आर पे। आर पे फोकस करेंगे तो प्योर रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज का फेज क्या होता है? प्योर रेजिस्टेंस Same में phase. करंट और वोल्टेज का फेज क्या होता है? सेम फेज सेम होता है। Same. तो ये मेरा हो गया, मान लो I2, ये मेरा हो गया I2। क्लियर। I2 का फेज हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या है यहाँ पे? RLC सर्किट है, तो इस केस में क्या होगा? एक RC सर्किट में क्या होता है? क्या लॉजिक बताया था मैंने? RC सर्किट में क्या होता है? लीडिंग करंट इफेक्ट होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, वोल्टेज से करंट क्या करेगा? वोल्टेज से करंट क्या करेगा? किसी पर्टिकुलर एंगल से लीड करेगा। यही तो होगा, कुछ और लीड होगा? करेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर एंगल से हमने इसको लीड करा दिया। ये मेरा हो गया I3। क्लियर। मैंने यहाँ पे टोटल I3 इसलिए लिया है, आप चाहो तो इसको IRL और IC में ब्रेक कर सकते हो, फिर IRL प्लस IC का रिजल्टेंट लो तो I3 आएगा। लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें वो चीज कैलकुलेट नहीं करना है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? पावर फैक्टर क्या होंगे। यानी V हमने निकाल लिया और ये लोड का पावर फैक्टर हम पूछ रहे हैं, तो V और I3 के बीच का एंगल बस हमें निकालना है और उसका कोसाइन ले लेना है, बस वही मेरा आंसर हो जाना है। तो I3 क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, RC सर्किट है तो वोल्टेज से करंट लीड करेगा। किसी पर्टिकुलर एंगल फाई से मैंने मान लिया ये लीड कर रहा है, और I3 और I2 का जो रिजल्टेंट है, यानी पैरेललोग्राम थ्योरम फिर यहाँ पे यूज करेंगे, और I3 और I2 का जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? I1 के बराबर। ठीक। जब ये I1 के बराबर हो जाएगी, आपको बीच का एंगल पता ही है, तो पैरेललोग्राम थ्योरम क्या कहता है? I1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ I2 I3 cos फाई। दोनों के बीच का एंगल मैंने क्या मान लिया? cos फाई के बराबर है। वैल्यू पुट कर दो, निकालो इसको, कितना आ रहा है? 10 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 cos फाई। बताओ कितना आ रहा है वैल्यू? सॉल्व करो इसको, 52, 48 आ जाएगा। यही आ रहा है क्या? सर 1 आ रही है वैल्यू। हाँ ठीक है, cos फाई की वैल्यू 1 आ गई, यानी फाई की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री। यानी आपने जो फेजर बनाया है, इस फेजर में आपका जो फाई आ गया वो क्या आ गया? 0 डिग्री आ गया। जब 0 डिग्री आ गया तो cos ऑफ फाई की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो ऑब्वियस सी बात, आंसर कितना हो गया? यूनिटी पावर फैक्टर। क्लियर? हेलो हेलो, यस सर। क्लियर है चीज? अब ये सोचने मत बैठ जाना कैसे यूनिटी आ गया। क्यों नहीं आ सकता भाई यूनिटी? बिल्कुल आ सकता है। वो तो डिपेंड करता है ना कि आपका जो I1 है, I2 और I3 की वैल्यू है, जो रीडिंग आ रही है वो क्या आ रही है, उस पर डिपेंड करता है हर चीज।
ठीक है। अगर मान लो मैंने I3 को 8 एम्पियर ले लिया, 8 एम्पियर करके देखो कितना आ रहा है। अगर मान लो मैंने I3 को 8 एम्पियर ले लिया तो चलो ये 6 एम्पियर पे निकाल लिया था, इसको ऐसे ही रहने दो। अब तुम I1 को इसी में I1 को 10 एम्पियर लो, I2 को 4 एम्पियर लो और I3 को 8 एम्पियर लो। निकालो कितना आ रहा है। 10 स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 8 cos 5। कितना आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है? निकाला किसने? 0.3125 आ रहा है। 0.3125 3125 वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब क्या हो गया, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, ये लीडिंग। लीडिंग। लीडिंग क्यों? I3 जो है V से लीड कर रहा है। क्लियर है चीज? अब तो क्लियर है कैसे हमें अप्रोच करना है क्वेश्चन को, क्या करना है। उज्जवल यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। आपको अप्रोच क्या लेना है ना, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, सब सर्किट पैरेलल कर दिया और अमीटर लगा दिया मैंने वोल्टमीटर की बजाय। ये क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम हो सकता है, कहीं से भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है, क्लियर? सेम क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं कि इफ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R इज 5 ओम या 2 ओम मान लो। एक क्वेश्चन इसमें मैं फ्रेम कर रहा हूँ, ये दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए फ्रेम कर रहा हूँ फॉर डाटा ऑफ क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1 जो भी कह लो। अच्छा, क्वेश्चन 1 के लिए करते हैं पहले। डाटा ऑफ क्वेश्चन 1, इफ R इक्वल टू 2 ओम then find the power consumed by load। चलो निकालो फटाफट। क्वेश्चन 1 के डाटा के लिए जिसमें यूनिटी पावर फैक्टर हमारा सोल्यूशन आया था, अगर R की वैल्यू 2 ओम हो जाए, यानी ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम हो जाए, उस कंडीशन में आपको निकालना कि पावर कंज्यूम बाय द लोड क्या होगा। कौन बताएगा इसको? जन्मेजय, सुशील, समीर, जी सर करो। श्रुति, श्रुति, आसना, सिंपल है। सर कुछ V है नहीं। इंटू I3। हमें क्या निकालना, सबके क्रॉस सेम है ना, बस वोल्टेज निकाल दो, उसमें I3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही करोगे ना, कुछ और करोगे। cos 5 की वैल्यू तो 1 है। क्या हमें V स्क्वायर बाई RL करने की जरूरत है? नहीं ना, हमें तो क्या निकालना, VI cos 5 तो निकालना है। लोड के क्रॉस जो एक्टिव पावर होगा वो क्या निकालना है, हमें VI cos 5 निकालना है। जब R की वैल्यू 2 ओम दे दी गई है तो उस कंडीशन में अगर मैं V की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, I2 इंटू R होगी। वोल्टेज सबके क्रॉस सेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 एम्पियर। I2 की वैल्यू कितनी है हमारी, 4 एम्पियर। तो 4 इंटू R की वैल्यू कितनी है, 2, यानी कितना आ गया ये, 8 वोल्ट। जब ये 8 वोल्ट आ गया तो पावर कंज्यूम बाय द लोड क्या हो जाएगा, सिंपली VI3 इंटू कॉस 5। यही पढ़ाया ना मैंने। तो cos 5 की वैल्यू तो 1 है ही यहाँ पे, तो 8 इंटू I3 की वैल्यू कितनी है मेरी, 6। पहले डाटा से 6 ही है ना, cos 5 की वैल्यू 1 है, क्या आ जाएगा ये, 48 वोल्ट। अगर ये मुझे दूसरे डाटा से निकालना हो तो क्या हो जाएगा, सॉरी 48 वाट। दूसरे डाटा से निकालना हो तो क्या करेंगे हम, VI cos 5 वहां भी करेंगे। cos 5 की वैल्यू 0.3185 है,
आई थ्री की वैल्यू 8 एम्पियर है, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है? हेलो यस सर। बच्चों, कुछ होता नहीं है प्रॉब्लम में, हम बस प्रॉब्लम का हवा बनाते हैं, ठीक है ना। अगर हम प्रॉब्लम में देखें ना, कुछ भी नहीं होता है, बस एक कॉन्सेप्चुअल व्यू होता है, उसके थ्रू अगर आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन में ऐसा टफनेस होता ही नहीं है। इलेक्ट्रिक सर्किट के जितने भी प्रॉब्लम आपने देखे होंगे, सब में क्या है, कॉन्सेप्चुअल व्यू। केवीएल केसेस तो सबको आता है, आप अप्रोच कैसा ले रहे हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, वो चीज सबको, वो चीज आना चाहिए, वो मेजर चीज है। तो हमें फोकस किस पे करना है, हम अप्रोच क्या कर रहे हैं, हम कैसे इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है। सोर्स पावर फैक्टर निकालो, तो इनपुट पावर फैक्टर, फाइंड इनपुट पावर फैक्टर। इनपुट पावर फैक्टर का मतलब क्या हो गया, I1 और V के बीच का एंगल साई मान के हमें क्या करना है, इसको साई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे, तो हम बताएंगे, फाइंड इनपुट पावर फैक्टर। एनीवन? जी 0.4 आ रहा है सर। 2 सर फर्स्ट I- डेटा से निकालना, सेकंड डेटा से। सर 0.4 आ रहा है क्या? 0.4 कितने लोगों का 0.4 आया है? किस डेटा से निकाला तुमने, जन्मेजय सेकंड डाटा से? यस सर। सर सेकंड डेटा से निकालना है। अगर मुझे फाइंड इनपुट पावर फैक्टर फ्रॉम डाटा 1 से निकालना होगा, तो क्या हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे इसको? हेलो, अगर मुझे इनपुट पावर फैक्टर डाटा 1 से निकालना होगा, तो क्या हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे? सर वो क्योंकि यूनिटी होगा। सर वो यूनिटी होगा। ऑब्वियस सी बात है, यूनिटी होगा। सारे कंपोनेंट क्या आएंगे, जब ये फाई की वैल्यू ही 0 हो जा रही है, तो सब कंपोनेंट क्या होंगे, वी के सेम फेज में ही तो आएंगे। तो अगर I2 और I3 सेम फेज में हो गया, जब उसका रिजल्टेंट निकालना है, तो I1 इक्वल टू क्या, देखो यहाँ पे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन का डाटा देखा करो। यहाँ पे 10 एम्पियर दिया है मैंने, और I2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 एम्पियर, और I3 की वैल्यू कितनी दे दी है मैंने, 6 एम्पियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं मैग्नीट्यूड के टर्म में देखूं, तो I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 है, यानी 6 और 4 जोड़ोगे मैथमेटिकली सिंपल मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो आपको 10 मिल ही जाना है। तो ये तो क्लियर है कि तीनों सेम फेज में होंगे, तभी ये चीज फॉलो होगी कि I1 इक्वल टू I2 प्लस I3 हो जाए। यानी जो हम फेजर सम कर रहे हैं, वो सिंपली मैग्नीट्यूड सम आ रहा है। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड सम आने का मतलब क्या हो गया, तीनों सेम फेज में होंगे तभी होगा। तो इनपुट पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी, यानी cos फाई की वैल्यू या cos साई भी 1 ही आना। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि खूब बड़ा सा सर्किट दे दे, हालांकि ऐसे क्वेश्चन केवल 1 नंबर में ही पूछे जा सकते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दे दे, और यहाँ पे जब आप केसीएल लगा रहे हैं तो सिंपल मैथमेटिकल सम आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आपका पावर फैक्टर हमेशा हमेशा 1 ही आना है। आप कभी भी सॉल्व करके इसको देख लेना। क्लियर? क्योंकि इस केस में क्या होगा, जो आपका I3 का फेज होगा, जो आपका I2 का फेज होगा, वो दोनों सेम फेज में हो जाएगा, और I2 प्लस I3 की जो वैल्यू आएगी वो I1 के बराबर हो जाएगी, तीनों सेम फेज में आने। तो लोड पावर फैक्टर हो, इनपुट पावर फैक्टर हो, सब क्या हो जाएंगे, सब क्या हो जाएंगे, 1। यूनिटी। क्यों यूनिटी हो रहे हैं, उसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि बीच में एक पैरेलल एलिमेंट ऐसा दिया है जो प्योर रजिस्टिव है। प्योर रजिस्टिव होने का मतलब क्या हो गया, जी के सेम फेज में
बी के सेम फेज में क्या है, I2। जब बी के सेम फेज में I2 है, I2 भी I3 के फेज में है, और I3 और I2 के फेज में I1 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर फैक्टर आपकी यूनिटी हो जाना। अगर मैं यहाँ पे इंडक्टर देता तो क्या होता, अगर मैं यहाँ रेजिस्टेंस भी यहाँ पे इंडक्टर देता तो क्या हो जाता है, अगर मैं यहाँ पे इंडक्टर देता तो क्या हो जाता है, पूरा क्वेश्चन आपका अलग ही हो जाता है, यही होता ना। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। फाइव की वैल्यू क्या 90 डिग्री हो जाती है। 590 डिग्री होने का मतलब क्या हो जाता है, तब भी तो यही होता ना। मान लो अगर ये इंडक्टर चार्ज, तो ये क्या होता है, बी के परपेंडिकुलर I2 का फेज होता है, I2 के सेम फेज में I3 होता है, I2 और I3 के सेम फेज में I1 होता है। बस क्या हो जाता है यहाँ पे, एंगल 90 डिग्री होने का मतलब क्या हो गया, V और I के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, एंड पावर फैक्टर क्या हो गया, 0। क्वेश्चन कुछ भी फ्रेम किया जा सकता है, कैसे भी फ्रेम किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, फाइंड इनपुट पावर फैक्टर फ्रॉम डाटा 2, अगर मुझे डाटा 2 से इनपुट पावर फैक्टर निकालना हो तो, यानी जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है सेकंड नंबर क्वेश्चन में, उससे मुझे अगर निकालना हो तो क्या निकालेंगे, कैसे करेंगे इसको। ये आपका एंगल साई होगा और ये आपका एंगल कितना है, पाई है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इसको, हमें I1 I2 I3 सब पता है। मैंने वीडियो लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ये O A B C ले लिया मैंने, बी से मैंने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, इसको ले लिया मैंने डी, यही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मुझे OD पता है तो OD की वैल्यू क्या लिखेंगे हम रिजल्टेंट के टर्म में, OB cos साई के बराबर, क्लियर। अगर मुझे OD को लिखना है तो OD को हम क्या लिख सकते हैं, OA प्लस AD के बराबर, क्लियर। और OA की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ पे, I2 प्लस AD की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, ये एंगल फाई है, ये एंगल फाई है, तो ऑब्वियस बात है पैरेललोग्राम है तो ये एंगल भी फाई होगा। तो AD की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, cos फाई, ठीक है। वैल्यू बस पुट करना हमें, यहाँ पे OB की वैल्यू I1 हो जाएगी, I1 cos फाई इक्वल टू I2 प्लस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I3 cos फाई, क्लियर। तो हमें cos साई की वैल्यू निकालनी है, बस ये क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 cos फाई अपॉन I1। सारी वैल्यू मुझे पता है, बस ये वैल्यू पुट कर दो। I2 की वैल्यू कितनी थी हमारी, 4 ना, 4 प्लस I3 की वैल्यू कितनी थी मेरी 8, cos फाई की वैल्यू कितनी आई थी, cos फाई की वैल्यू 0.3125 अपॉन I1 की वैल्यू कितनी थी 10। आंसर निकाल लो, कितना आ रहा है ये, 0.65। कितना आ रहा है बेटा, 0.65। क्लियर। तो पावर फैक्टर यहाँ भी क्या आ रहा है, लीडिंग ही आ रहा है, ठीक है ना। Yes, करंट leading। I1 वोल्टेज से लीड ही कर रहा है, तो पावर फैक्टर हम क्या लिखेंगे, लीडिंग। तो लीडिंग पावर और लैगिंग पावर फैक्टर क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से आपको। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को हमें अटेंड करना है और क्या हमें सॉल्व करना है, क्लियर। और मैंने जो कॉन्सेप्चुअल व्यू बताया कि अगर सिंपली मैथमेटिकल सम के बराबर हो जाता है, तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो करंट का नेचर है, कोई भी एक करंट का नेचर, वो सेम फेज में है या फिर 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि पावर फैक्टर 0 होगा या यूनिटी होगा, क्लियर। किसी कोई डाउट है अभी भी, ये अप्रोच क्लियर हुआ कैसे हम इसको लिए हैं, परपेंडिकुलर डाल के कैसे मैंने OB को OD मतलब OB cos साई को हमने OD के बराबर दिखाया और OD को OA प्लस AD के बराबर दिखाया। ये तो एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच है, तो सबको पता होना चाहिए मेरे ख्याल से। अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क मी, कोई डाउट नहीं है किसी को, हेलो।